हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केबी नर्सिंग क्लासेस। ओके, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का जो क्लास है हमारा वो रहेगा टॉप 100 एमसीक्यूज के ऊपर। जो आपको पता है, आपका एसजीपीजीआई का एग्जाम है 16 जुलाई को, और सितंबर में नॉर्थ सेट भी होने वाला है। ठीक है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ थोड़े से ट्रिकी है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा भी हो, हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्लास को लाइक करें, और कुछ भी लिखें, फीडबैक दें अपना कि हाँ वैल्यूएबल है क्लासेस या नहीं। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। आप सभी का स्वागत है केबी नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, सबसे पहला टॉप मोस्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है, नर्सिंग क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। क्या नर्सिंग ये है, या इट इज एन आर्टिफिशियल आर्ट एंड साइंस की, ये एक आर्टिफिशियल आर्ट एंड साइंस है। ठीक है, या फिर इट इज इलीगल इशू दैट हेल्प एनहांस परफॉर्मेंस, या फिर ये कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आर्टिफिशियल वर्ड आ गया तो हम इस ऑप्शन को काट देंगे, और यहाँ पे इलीगल आ गया तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि जो नर्सिंग है वो क्या करती है, डायग्नोस करती है, ट्रीटमेंट करती है ह्यूमन रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ह्यूमन के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उनके एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को। अब कई बार स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम डायग्नोस करने का काम हमारा नहीं होता। ऑफ कोर्स हमारा भी काम है, दैट इज नर्सिंग डायग्नोसिस, तो हम कर सकते हैं ना। मेडिकल डायग्नोसिस अगर हमारा फिजिशियन कर रहा है तो नर्सिंग डायग्नोसिस तो हम करते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन बताएं। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन क्या होती है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी भी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन हुआ है, किसी भी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन होने के बाद में, यस, ऑपरेशन होने के बाद में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब उसमें कहीं जो मतलब बोल सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एनेस्थीसिया लगा है, तो एनेस्थीसिया से उसका जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, यस, उसका जो कॉन्शियसनेस है उसमें उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, लेकिन वो टाइम से रिकवर हो जाता है। ठीक है ना। अब आप इतना हिंट देने के बाद में आप समझ गए होंगे। अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर डिप्रेशन करके आते हैं, लेकिन डिप्रेशन इसका आंसर नहीं है। अक्यूट साइकोटिक एपिसोड भी इसका आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है डेलेरियम। ठीक है, यस, डेलेरियम इसका राइट आंसर, और मैनिक एपिसोड भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव जो साइकेट्रिक कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट्स में, वो देखने को मिलता है डेलेरियम में। मतलब यहाँ पर पेशेंट में लॉस ऑफ बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस जो है वो देखने को मिलेगी। मेमोरी जो है पेशेंट का, ठीक है, यस, जैसे कि डेलोरियम है, डिमेंशिया है, ठीक, थोड़ा टाइम के लिए मेमोरी भी थोड़ा डिस्टर्ब देखने को मिलता है। सो बेसिकली दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि कैल्शियम जो है वो मोस्टली कहाँ से एक्सक्रीट होता है। क्या फीकस से एक्सक्रीट होता है, क्या यूरिन से एक्सक्रीट होता है, या स्वेट से एक्सक्रीट होता है, या फिर वेन से एक्सक्रीट होता है। तो वेन से होगा नहीं, कैल्शियम स्वेट से होगा नहीं, यूरिन से नहीं होगा। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स ऑफ पीरियोडिक कैटाटोनिया। कि जो पीरियोडिक कैटाटोनिया होता है उसका अगर उसमें कुछ रिलैप्स आ जाए, ठीक है, कुछ बोल सकते हैं कुछ ब्रेक आ जाए, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे। क्या हम थायरॉक्सिन देंगे, कॉर्टिसोन देंगे, इंसुलिन देंगे, या एमिप्रोमाइन देंगे। अब देखिए, एमिप्रोमाइन एक ऐसी ड्रग है, हमको मैं क्लियर कर दूं, जो कब देते हैं, नॉक्चूरिया में देते हैं। ठीक है, नॉक्चूरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। मतलब जो बच्चे बैड वेटिंग कर देते हैं ना, तो वहां पे एमिप्रोमाइन जो है वो दी जाती है। लेकिन पीरियोडिक कैटाटोनिया में एमिप्रोमाइन का कोई यूज नहीं है, इंसुलिन का कोई यूज नहीं है, कॉर्टिसोन का कोई यूज नहीं है। राइट आंसर हमारा आएगा थायरॉक्सिन। ये हमारा थायरॉक्सिन क्या करेगा, हमारे थायरॉयड ग्लैंड पे काम करता है, जिसके माध्यम से हमारा कैल्शियम का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो एनहांस होगी, और जिसकी माध्यम से हमारी मसल्स में सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है, थॉमस सेजाज एक व्यक्ति है जो ये कहते हैं, सेज दैट द कंसेप्ट ऑफ मेंटल इलनेस इज एनालॉग टू। ठीक है, इज एनालॉग टू, कि मेंटल इलनेस जो है वो किसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए मेंटल इलनेस किसके बराबर होगी।
क्या मेंटल इलनेस रिलीजन के बराबर होगी? नहीं। कि अलग अलग धार्मिक में ऐसा तो नहीं, अलग अलग धर्म के अंदर मेंटल इलनेस होती है? नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नेक्स्ट है विच क्राफ्ट। ओके, विच क्राफ्ट क्या होता है? दैट इज काला जादू। ठीक है, यस, काला जादू। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है एलिनेशन या फिर रिजेक्शन। तो मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं है कि हम, कोई व्यक्ति मेंटली इल हुआ है तो उसको सोसाइटी से रिजेक्ट करते चले जाए, नो। ठीक है, या फिर इसको एलिमिनेट कर दे, नो। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू। कई बार क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि थॉमस सिजार्स एक अपने आप में एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने मेंटल इलनेस को बताया था किसी टाइम में, दैट इज किसके बराबर? विच क्राफ्ट के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ इमोशन। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है इन चारों ऑप्शन में से जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है? सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन है दैट इज मेडुला, दूसरा हमारे सामने ऑप्शन है दैट इज हाइपोथैलेमस, तीसरा हमारे सामने ऑप्शन है पोन्स, और चौथा हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है हमारा सेरिबेलम। फटाफट से आंसर यहाँ पर आप खुद भी समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप खुद ही समझ गए होंगे कि इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑर्गन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा या डी होगा? सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर अपना क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा जो है राइट आंसर होगा। हाइपोथैलेमस हमारा वर्क करता है लिम्बिक सिस्टम से कोऑर्डिनेट करते करके, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो रेस्पिरेशन है वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा मेंटेन करके रखता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम, सेरिबेलम हमारा जो है वो बैलेंस में मदद करता है। सो दिस इज सो सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए 6 का क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कंडीशन दैट इज जनरली कंसीडर्ड टू बी साइकोफिजियोलॉजिकल इज। बताओ इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो साइकोफिजियोलॉजिकल है? मतलब क्या हुआ? साइको मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स शो करता है। कैसा रिस्पॉन्स? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब फिजिकली क्या देखने को मिलेंगे? डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? ऑस्टियोआर्थराइटिस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं होती, हेपेटाइटिस नहीं है, हेपेटाइटिस इंफ्लामेटरी है, एम्फाइसीमा भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? पैप्टिक अल्सर। क्योंकि आपने पढ़ा होगा भाई कि पैप्टिक अल्सर का एक कॉज है, कारण है, दैट इज व्हाट? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेने से क्या हो जाता है? अल्सर्स देखने को मिलते हैं, जिस तो पैप्टिक अल्सर जो है हमारी साइकोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, फॉर सोमैटिक ग्रोथ। सोमैटिक ग्रोथ आपको पता ही होगा क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज और आर रिक्वायर्ड। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सोमैटिक ग्रोथ के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बताए क्या राइट आंसर होगा? तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा आपके सामने ऑप्शन है दैट इज थायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दैट इज सोमेटोमीडियन, और चौथा ऑप्शन आपके सामने ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए समझिएगा, हमारे बॉडी में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक सेल हमारी बॉडी में होता है दैट इज ग्रोथ सेल। एक हमारी बॉडी में कौन से सेल होते हैं? ग्रोथ सेल। और जो दूसरे सेल होते हैं हमारी बॉडी में डियर स्टूडेंट, वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। ठीक है, ओके, ग्रोथ सेल्स थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, मैं वापस अपने वर्ड्स ले रही हूँ और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, एक सेल हमारी बॉडी में होते हैं दैट इज जर्म सेल्स। ठीक है, नॉट ग्रोथ सेल। ठीक, जर्म सेल, सोमैटिक सेल्स को हम ग्रोथ सेल्स बोल सकते हैं। ओके ना। तो हमारे शरीर में कितने कितने प्रकार के सेल्स होते हैं? दो। कितने? दो। एक कौन से हैं हमारे? दैट इज जर्म सेल, और दूसरे जो हैं हमारे वो कौन से हैं? सोमैटिक सेल। ये हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट है। और जर्म सेल हमारी बॉडी में जो है वो लेस होते हैं, वहीं पाए जाते हैं जहां पे हमारे गोनेट्स हैं, जैसे कि टेस्टीज हो गई, या फिर जैसे कि हमारी ओवरीज हो गई, वहां पर ये जर्म सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जर्म सेल का बेसिकली काम होता है हमारी बॉडी में किसको? रिप्रोडक्शन को कंडक्ट करने का। लेकिन सोमैटिक सेल जो है वो हमारे मानव की पूरे शरीर को बनाता है। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स की ग्रोथ के लिए यस डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन भी काम करता है, थायरॉक्सिन भी काम करता है, सोमेटोमीडियन भी काम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका आंसर हमारा डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने के बोल रहा है एरिया वेयर टू और मोर सूचर्स मीट। ऐसा एरिया जहाँ पे दो और दो से ज्यादा सूचर्स मिलते हो, क्या कहेंगे उसको? क्या उसको सूचर कहेंगे क्या? नो। सूचर मतलब जहाँ पे सूचर मिल रहे हैं उसी एरिया को सूचर तो नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या उसको फॉन्टेनल कहेंगे? डेफिनेटली उसको फॉन्टेनल कहते हैं। क्या उसको वॉल्ट कहेंगे क्या? नो, वॉल्ट नहीं कहेंगे, सेग्रीगेटेड भी नहीं कहेंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। एब्सोल्युटली राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, हमें 100 एमसीक्यू क्विकली रिवाइज करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द मेजर सिम्टम ऑफ अस्थमा। अस्थमा का मेजर सिम्टम कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। एक है वीजिंग, एक है कफ, एक है डिस्निया, और डी ऑप्शन आपके सामने है ऑल थ्री आर मेजर। ठीक है, तो देखिए अस्थमा क्या है? अस्थमा मैम एक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन है, ठीक है। किसकी? दैट इज हमारे लंग्स की। तो उसमें जब भी अस्थमा होता है किसी व्यक्ति को, तो मेजर सिम्टम्स में वीजिंग, कफ, डिस्निया तीनों ही देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मलेरियल पिगमेंट कंसिस्ट ऑफ। जो मलेरिया के पिगमेंट्स हैं, ठीक है, वो इन चारों में से कौन सा है? बिलिरुबिन है, मेलेनिन है, हीमोग्लोबिन है, या आयरन प्रोफायरिन हिमैटिन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि आयरन प्रोफायरिन हिमैटिन है। मलेरिया एक अपने आप में एक ऐसी बीमारी है, अगर मैं आपको इसमें यहाँ पे 2 मिनट लूं, क्योंकि अगर इसके बारे में बात करने लगे तो हम पूरे 100 एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे, फिर इसी के बारे में पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, मलेरिया जो है वो हमारी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम नाम की स्पीसीज के वजह से होती है। प्लाज्मोडियम क्या है मैम? मैम प्लाज्मोडियम क्या है? मतलब हम बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं प्लाज्मोडियम। फेल्सीपेरम अलग है, ओवेल अलग है, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, चार पांच इसकी वेराइटीज होती हैं। तो ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है, ये एनोफिलीज जो मॉस्किटो है ना, उसमें मतलब उस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर ये एनोफिलीज आके, ठीक है, प्लाज्मोडियम आके व्यक्ति को पर्टिकुलर कट करेगा, फिर उस व्यक्ति में क्या होंगे? स्पोरोजाइट्स वगैरह जो है वो बनते हैं, और दूसरा मॉस्किटो जब उसको बाइट करेगा तो वो स्पोरोजॉइट्स उसके अंदर चले जाते हैं, और फिर वो किसी व्यक्ति को जब वो बाइट कर रहा है तो उसको वो मलेरिया कॉज कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, ठीक, तो जब वो हाँ एक चीज और यहाँ पे बता दूं, तो जब वो अपने स्पोर्ट्स को हम ह्यूमन में ग्रोथ करवा रहा है ना, तो उसके पिगमेंट्स को हम बोलते हैं आयरन प्रोफायरिन हिमैटिन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग पाउडर। ड्रेसिंग पाउडर के बारे में, स्टरलाइजेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है? तो ऑटोक्लेविंग जो है, ऑटोक्लेविंग से अगर ड्रेसिंग पाउडर को स्टरलाइज करेंगे तो क्या होगा? ड्रेसिंग पाउडर पूरा वेट हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यस, हॉट एयर ओवन जो है वो होता है अपने आप में बेस्ट मेथड स्टरलाइजेशन का, ड्रेसिंग पाउडर का। इंस्पिसेशन इंस्पाइसेशन भी नहीं होगा, और टिंडलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, इंस्पिसेशन भी नहीं होगा और टिंडलाइजेशन भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर अपना क्या होगा? बी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। अभी तक हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक हम 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि प्रोकैरियोट जो है वो किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, या प्रोकैरियोट्स में कंटेन डीएनए आरएनए होगा, या फिर ये डज नॉट कंटेन सेल वॉल, या फिर ये यूनिसेलुलर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ समझेगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो भी जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है वो यूनिसेलुलर सेल के अंदर ही होंगे, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, उसमें न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। उसमें ये नहीं होता, डीएनए आरएनए नहीं होता, उसमें डज नॉट कंटेन सेल वॉल, ऐसा नहीं है, उसमें तो सेल वॉल होती है, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है। तो अपने आप में स्टेटमेंट गलत हो गई, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर अकर व्हेन ऑक्सीजन टेंशन फॉल्स बिलो डैश एमएम ऑफ एचजी। कि अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हमें किसी व्यक्ति को बताना है, किसी पेशेंट को बताना है कि हाँ भाई उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, तो अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हम किसको कहेंगे जब कितने एमएम ऑफ एचजी से ऑक्सीजन का मात्रा जो है, अमाउंट जो है वो गिरेगा 50, 75, 80 या 60। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीबीआई भी यही कहती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन फॉर योर एसजीपीजीआई 2024 एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अ प्राइमरी नर्सिंग प्रॉब्लम फॉर सैंडी डायग्नोसिस वुड बी। ठीक है, वैसे तो हमने सुना है नंडा डायग्नोसिस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सैंडी। तो सैंडी कोई डायग्नोसिस नहीं है, सैंडी किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल का नाम है सैंडी। तो बोल रहा है कि सैंडी एक इंडिविजुअल है जिसमें प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस किसको कहेंगे, हाइपरटेंशन को बोला जाएगा, ब्रेडिकार्डिया को बोला जाएगा, डिस्निया को बोला जाएगा, या एटिलैक्टेसिस को बोला जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है हम ऑलवेज प्रायोरिटी किसको देते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज एयरवे को। तो डिफिकल्टी हो रही है जब ब्रीथिंग में, डिस्निया हो रहा है, तो हम हमारा प्राइमरी डायग्नोसिस उसी को ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसजीपीजीआई या नॉर्सेट के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कॉजिंग मेंटल रिटार्डेशन। बताइए इनमें से, इन चारों में से ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जो मेंटल रिटार्डेशन करेगी ही करेगी। ट्राइसोमी एक्स एक्स एक्स, नो ऐसा नहीं है, इसमें नहीं देखने को मिलती। ट्राइसोमी एक्स एक्स वाई, नहीं, इसमें अलग फीचर्स होते हैं, एक्स जीरो में अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो मेल में अगर फीमेल के करेक्टरिस्टिक ज्यादा है तो वो एक्स एक्स वाई है। एक फीमेल होके वो प्रॉपर तरीके से फीमेल नहीं कहला रही है तो वो एक्स जीरो है। ठीक है, मिसिंग जिसको बोलते हैं। तो याद रखिए, या फिर डी ऑप्शन दे रखा ट्राइसोमी 21। तो डी राइट आंसर है इसका कि मेंटल रिटार्डेशन जो है वो मोस्ट कॉमनली डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, आई होप 16 क्वेश्चन आपको शानदार तरीके से क्विकली क्लियर हुए होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैंने 1 मिनट लिया है, ज्यादा मिनट नहीं लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द साइकोलॉजिस्ट हु स्टेटेड दैट there are certain level of development in children, one of which is the sensory motor stage। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे कुछ भी ऐसे मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो ये है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए एक बार रीड करते। क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है हु स्टेटेड दैट, जिसने ये कहा कि देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में सर्टेन लेवल्स होते हैं डेवलपमेंट के, जिनमें से वन ऑफ विच, जिनमें से एक है सेंसरी मोटार स्टेज, जिनमें से एक है सेंसरी मोटार स्टेज। किसने कहा ऐसा? क्या फ्रूड ने कहा? भाई सिगमंड फ्रूड ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, हमने तो आज तक पढ़ा है, नहीं कहा। क्या बेनेट ने कहा है? बेनेट ने भी नहीं कहा। क्या स्किनर ने कहा है? नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर होगा डी, दैट इज पेजेट्स का ये स्टेटमेंट है। आप पेजेट्स के बारे में मैं एक अलग से क्लास ले लूंगी, उन्होंने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है वर्क हेल्प अ पर्सन टू, जो कार्य हम करते हैं वो हमारे लिए क्या हमें देता है, क्या वो हमें इंडिपेंडेंस देता है। अब भाई जो कार्य नहीं कर रहा क्या वो स्वतंत्र नहीं है क्या? ठीक है, तो ये नहीं होगा इसका राइट आंसर, समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट है क्या वो सोशल स्टैंडिंग देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कार्य करने से हम आत्मनिर्भर होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कोई वर्क ही नहीं कर रहा है तो वो सोशल स्टैंडिंग के योग्य ही नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है गोल ईगो आइडेंटिटी। यस, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन पहले ही काट दिए। तो गेन ईगो आइडेंटिटी जो है हमारी खुद की सेल्फ की आइडेंटिटी बनाने में मदद करता है, हमारा खुद का कार्य। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, पर्सन परसेप्शन ऑफ इलनेस एज अ स्ट्रेसर इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक व्यक्ति का इलनेस के प्रति पहले से ही परसेप्शन होना, ठीक है, प्राइमरी इन्फ्लुएंस जो होता है किसके वजह से? फाइनेंस की वजह से? नो। प्रीवियस कॉपिंग एक्सपीरियंस की वजह से? यस कह सकते हैं। ऑक्यूपेशनल स्टेटस की वजह से? नहीं। इंटेलिजेंस की वजह से? नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने पहले ही उस बीमारी से वो ग्रसित था, उसको पता है कि इस बीमारी में ऐसे ऐसे होता है, तो उसका जो स्ट्रेसर है वो प्राइमरी इन्फ्लुएंस जो रहेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट मेजर ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड। ठीक है, जो व्यक्ति अभी जिस समय में जी रहा है उस समय को हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है। आई होप समझ गए होंगे। एसजीपीजीआई के लिए शानदार एमसीक्यू। क्या हम उसको मेंटल एज कहेंगे, क्या हम उसको क्रोनोलॉजिकल एज कहेंगे, या फिर हम उसको एक्चुअल एज कहेंगे, या फिर हम उसको ओल्ड एज कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट मेजर ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड, जो जी रहा है। ठीक है, तो क्या हम उसको मेंटल एज कहेंगे, क्या नहीं, मेंटल एज इसको नहीं कहते। मेंटल एज हमारी अलग होती है, मतलब अगर 10 साल का बच्चा है तो वो 10 साल का काम कर रहा हो तो उसको हम मेंटल एज के बराबर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्चुअल एज भी नहीं कहेंगे, ओल्ड एज नहीं कहेंगे, क्योंकि ओल्ड एज तो बूढ़ों को कहेंगे और एक्चुअल एज का कोई कोई ऐसी वेकेबलरी यूज में नहीं ली जाती। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, ये हम आईक्यू निकालने के लिए भी हम यूज में लेते हैं इन वेकेबलरी को, जब हमें फॉर्मूला यूज में लेना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एसजीपीजीआई के लिए शानदार एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आईक्यू। एक व्यक्ति में आईक्यू का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। अभी फिलहाल यही प्रश्न इससे ही मिलता जुलता ईएसआई से 2024 में भी आया है। क्या 70 से 70 से 85 नॉर्मल आईक्यू होता है क्या? नो मैम, बिल्कुल नहीं होता। 85 से 110 होता है क्या? हाँ मैम, होता है। 85 से 115 होता है क्या? या 115 से 130, 115 से 130 ये हमारा थोड़ा सुपीरियर लेवल में चला गया। तो हम इन दोनों ऑप्शन में अटके हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रूड। फ्रूड कहता है सिगमेंट फ्रूड सॉ, उन्होंने देखा पर्सनैलिटी हैज कंपोज ऑफ 3 मेजर सिस्टम, पर्सनैलिटी के 3 मेजर सिस्टम होते हैं। विच वन डिड ही से वॉज प्रेजेंट इन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट, न्यू बॉर्न इन्फेंट में क्या प्रेजेंट रहेगा? सिंपल क्वेश्चन है। इड, ईगो, सुपर ईगो है। ठीक है, तीनों ही ये पर्सनैलिटी के हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। इड हमारा काम करता है डियर स्टूडेंट प्लेजर प्रिंसिपल पे। ठीक है, ईगो हमारा काम करता है किस पे? रियलिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, और सुपर ईगो हमारा काम करता है परफेक्शन प्रिंसिपल पे। ठीक है, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहां पर बच्चे में देखने को मिलता है इड। तो राइट आंसर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग पार्ट ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर देखिएगा 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ओवरी बना दूं, ये ओवरी है मान के चलिए, इसके 2 पार्ट है। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं दैट इज कॉर्टेक्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा वर्किंग रहता है? तो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है ना, ये मोर वर्किंग है एज कंपेयर टू मेडुला। और एम्पुला और इस्थमा, ये इस्थमस ये हमारे ओवरी के पार्ट नहीं है, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज कॉर्टेक्स। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है। अगर आप बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको आज ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है अगोराफोबिया इज द थ्रेड ऑफ। अगोराफोबिया, अगोराफोबिया को मतलब अगोराफोबिया अगर किसी को है तो वो किससे, किसके डर को बताता है? ठीक है, क्या वो हाई प्लेसेस, नहीं, हाई प्लेसेस और एक्रोफोबिया को बताता है, तो ये नहीं होगा। ओपन प्लेसेस को बताता है क्या? यस डेफिनेटली। क्लोज प्लेसेस को हमारा बताता है, दैट इज क्लोस्ट्रोफोबिया। ठीक है ना। यस, क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर मैं बोलूं एज अ नर्सिंग रोल कि अगर किसी व्यक्ति में, अगर किसी व्यक्ति में हमें एमआरआई करानी है तो हम उससे क्लोस्ट्रोफोबिया के बारे में पूछ सकते हैं क्या? डेफिनेटली पूछ सकते हैं। क्या पता उसको सकड़ी जगहों से डर लगता हो। ठीक है, तो वो नर्सिंग रोल में आएगा। और पेन से अगर फोबिया होता है तो हम उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया, ये हमारा एक्रोफोबिया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट अकर इन अ बॉडी व्हेन इंटेंस इमोशन अकर, अराउजल ऑफ दी। कि अगर मान के चलिए आप बैठे हैं अभी फिलहाल और क्लास सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसी इंटेंस इमोशन अकर होते हैं, ठीक है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है किसी का,
ठीक है, या फिर आपके सामने मान के चले दो चार जने आ गए ढोल बजाते हुए, ठीक, तो ऐसे समय में आपके शरीर में कौन से सिस्टम का अराउजल होगा, ऑटोनॉमिक सिस्टम का, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का, सिंपथेटिक सिस्टम का, या रिएक्टिव सिस्टम का। सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा सिंपथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, हम उत्साहित हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द हिरार्की इज ऑफ्टन पिक्चर्ड एज। अगर हमें कोई हिरार्की बनानी होती है, जैसे दिस टाइप ऑफ हिरार्की जैसे मैं बना रही हूँ, ये किस फॉर्म में बनती है, स्क्वायर की फॉर्म में बनती है, पिरामिड की फॉर्म में बनती है, सर्कल के फॉर्म में बनती है, या फिर रेक्टेंगल के फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड के फॉर्म में बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जनरल पेरेसिस ऑफ इंसेन। जो जनरल पेरेसिस ऑफ इंसेन होता है, ये मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलता है? अरे सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिमेंशिया में देखने को मिलता है, डिमेंशिया के अंदर देखने को मिलता है। इंसेन का मतलब होता है थोड़ा सा क्रेजीनेस, ठीक है, थोड़ा सा क्रेजीनेस दिखाना इंसेन का मतलब होता है। तो मोस्ट कॉमन जो फीचर है जनरल पेरेसिस ऑफ इंसेन, ये डिमेंशिया में देखने को मिलता है। व्यक्ति जो है थोड़ा सा क्रेजीनेस को शो करता है, उसकी मेमोरी डिस्टर्ब रहती है इस वजह से। एपिलेप्टिक फिट्स में नहीं देखने को मिलेगा, एपेजिक में देखने को नहीं मिलेगा, हेमी एनोपिया में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है अ क्लाइंट इन अ ग्रुप हैज बीन सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय अनदर। एक क्लाइंट है जो ग्रुप में बैठा है, वो बहुत ही सिवियर तरीके से क्या हो रहा है, क्रिटिसाइज हो रहा है दूसरों के द्वारा। एंड शी रेस्ट हर हेड ऑन हर हैंड। और वो जो क्लाइंट है वो एक फीमेल है, एक लड़की है, जो अपने सिर को अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से रखती है। इज द मोस्ट इन दिस मोस्ट ऑफ द साइन ऑफ, ये किसके साइन को दर्शा रहा है? क्या ये बॉर्डम के साइन को दर्शा रहा है कि व्यक्ति बॉर्डम हो रहा है या हो रही है, या रिग्रेशन को दर्शा रहा है, या फिर सेल्फ सपोर्टिव मैकेनिज्म को दर्शा रहा है, या फिर फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा होगा कि वो सेल्फ सपोर्टिव मैकेनिज्म जो है, सेल्फ सपोर्टिव मैकेनिज्म जो है वो यूज में ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है हाउ लॉन्ग इज आई कॉन्टेक्ट हेल्ड बिटवीन टू पीपल इन नॉर्मल कन्वर्सेशन। ठीक है, दो व्यक्ति के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट कितने देर का देखने को मिलता है? वैसे तो आप चाहो तो अपनी मर्जी से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट जो डेटा देती है वो देती है 1 सेकंड का। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा था डायग्राम बिलो इज अ मॉडल ऑफ। ये जो डायग्राम आपके सामने देखने को मिल रहा है, किसका मॉडल है? देखिए, सेंडर है, मैसेज है, रिसीवर है, फीडबैक है। तो सिंपल आंसर राइट हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है। मैन ये फीडबैक नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है द वाई ऑफ बिहेवियर इन इंस्टीट्यूशन इज एक्सप्लेन्ड बाय। कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और हमें किसी चीज के बारे में हमें पता लगाना है ना, हमें बाय हम बोल रहे हैं क्यों, ठीक है, तो हम किसको दर्शा रहे हैं? क्या हम सिंबल्स दे रहे हैं? नो। क्या हम कोड ऑफ बिहेवियर शो कर रहे हैं? यस, कोड ऑफ बिहेवियर शो कर सकते हैं। या फिर हम आइडियोलॉजीज को शो कर रहे हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइडियोलॉजीज हम यहाँ शो कर रहे हैं। क्योंकि वी वांट टू गेट मोर आइडियाज वेन एवर वी आर वर्किंग इन एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वेन एवर वी आर वर्किंग इन एनी इंस्टीट्यूशन। तो कोड ऑफ बिहेवियर को मैंने इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि कोड ऑफ बिहेवियर मतलब हम बोल सकते हैं कि एक हम हमारे बिहेवियर को शो करना, जरूरी नहीं है कि हम हमारा बिहेवियर ऐसे प्रकार से शो करें। हम हमारे अगर हमारे सामने एक ऐसी विकेबलरी आ रही है जो जो थोड़ी ज्यादा ऑथेंटिक है, तो हम उसको यूज में लेंगे। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 32 क्वेश्चन बोल रहा है ट्रीटमेंट फॉर द इनकॉम्पिटेंट सर्विस। ओके, जब कोई भी फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे का वेट, प्लेसेंटा का वेट, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट, सारा वेट जा रहा है सर्विक्स पे। तो अगर सर्विस इनकॉम्पिटेंट है, सर्विक्स खुल जाता है और फीमेल का अपने आप अबॉर्शन देखने को मिल रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? सिरोटकर ऑपरेशन करेंगे, फॉदरगिल्स ऑपरेशन करेंगे, विपल्स ऑपरेशन करेंगे, या फिर वेजाइनल्स ऑपरेशन करेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिरोटकर ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, हाँ, कुछ अब सिरोटकर ऑपरेशन होता क्या है इसके बारे में अगर मैं आपको एक लाइन में आंसर दूं। सिरोटकर ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सर्विक्स को कुछ टाइम के लिए बांध दिया जाता है और प्रायोरिटी टू डिलीवरी होने से पहले उसको खोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 रिपीट एमसीक्यू है, आप ही आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में।
हमने इसके बारे में पहले पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ फैमिली। एक परिवार में असेंशियल फीचर इनमें से कौन सा होगा नहीं, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अब परमानेंट एसोसिएशन, हाँ जी परमानेंट एसोसिएशन तो होना चाहिए, लेकिन हमें ढूंढना कौन सा नहीं होगा। ओल्डेस्ट एसोसिएशन भी होता है, ठीक है। वोकेशनल क्या व्यवसायिक एसोसिएशन होता है क्या फैमिली में? नहीं। व्यवसायिक एसोसिएशन अगर फैमिली में आ गया, ठीक है, तो फैमिली बिखर जाएगी, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और कल्चरल एसोसिएशन, बिल्कुल कल्चरल तो होगा ही, तभी तो फैमिली बनेगी और फैमिली चलती रहेगी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने बोल रहा है कोरोनल सूचर्स किसको कहते हैं? क्या कोरोनल सूचर्स उनको कहेंगे जो सेपरेट करेंगे पेराइटल बोन को फ्रॉम दी फ्रंटल बोन? डेफिनेटली मैम यही आंसर मिल गया कि हमने पढ़ा है कि कोरोनल सूचर्स जो है वो पेराइटल बोन को फ्रंटल बोन से क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है। पेराइटल बोन को डिवाइड नहीं करेगा, वो तो सेजाइटल सूचर का काम होता है, ठीक है। लाई बिटवीन दी ऑसिपिटल एंड पेराइटल बोन, ये भी नहीं होगा। और जॉइंट दी पेराइटल बोन, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा है। बोल रहा है मैन टू वर्टिकल डायमीटर किसको बोलते हैं? राइट आंसर हमारा क्या होगा? 13.5, 12.5 या 11.5 या 10.5? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है आर एच फैक्टर अपीयर इन फीटल रेड ब्लड सेल। जो फीटस के रेड ब्लड सेल्स है उनमें आर एच फैक्टर का मौजूदगी कब देखने को मिलती है? 12 वीक पे, 20 वीक पे, 6 वीक पे या 10 वीक पे? राइट आंसर हमारा होगा डियर स्टूडेंट 6 वीक पे देखने को मिलती है। सिंपल क्वेश्चन। आर एच फैक्टर की मौजूदगी होने के बाद में ही हम बच्चे का ब्लड ग्रुप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन अलग बार पूछा गया है। एक लंबी सारी ना लैंग्वेज से क्वेश्चन बना देते हैं और पूछते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए ग्लोबल अफेजिया जो है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? यस, ब्रोकास एरिया लीजन, वर्निक्स एरिया लीजन या हेमीप्लेजिया? या ग्लोबल एपेजिया जो है ना वो देखने को मिलता है ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। अगर बोलने में दिक्कत आ रही है तो ब्रोकास, ठीक है। सुन सब पा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं अपन कि व्यक्ति बहुत ऊट पटांग बोले जा रहा है तो वर्निक्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल एपेजिया बोल रहा है तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है विच इज नॉर्मल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। वैसे तो आपने अलग अलग तरीके की वैसे तो आपने अलग अलग तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी ही होंगी, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, सब्लिमेशन है, प्रोजेक्शन है, रेशनलाइजेशन है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, डिनाइल है, कंपनसेशन है, ठीक है। बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म पड़ी होगी, लेकिन उन डिफेंस मैकेनिज्म से एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको नेचुरल या फिर नेचर डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। किसको बोलेंगे? क्या वो प्रोजेक्शन को बोला जाता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन को बोला जाता है, सब्लिमेशन को बोला जाता है या डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है? राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा सब्लिमेशन को नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन 40 कह रहा है टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो यूजुअली कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो सिंपल क्वेश्चन, अगर ईयर्स में आ रहा है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि टॉयलेट ट्रेनिंग 1 से 2 साल पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर मंथ्स में आए तो राइट हम आंसर हमारा होगा 18 मंथ्स। 18 मंथ्स कि जब बच्चा 18 महीने का होता है तब टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 से 3 साल लेट हो जाएगा, 3 से 4 साल और भी लेट है, 4 से 5 साल और भी लेट है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है मैकन रोड्स और सर्वाइकल लिगामेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं या किसको बोलते हैं? क्या डियर स्टूडेंट ये यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स को बोलते हैं क्या? नहीं, ये बोला जाता है बेसिकली सिंपल आपको बता दूं, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स को मैकन रोड्स और कार्डिनल लिगामेंट्स जो है वो बोला जाता है। ये राउंड लिगामेंट को भी नहीं बोलते, स्पाइरल लिगामेंट्स को भी नहीं बोलते। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमारे अभी नॉर्सेट के अंदर पूछा गया था जो लास्ट नॉर्सेट हुआ है, ठीक है ना। तो राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है एंटी इन्फेक्टिव जो है आर नॉट यूजफुल अगेंस्ट बायोलॉजिकल एजेंट्स। कौन से ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट में एंटी इन्फेक्टिव काम नहीं करते? तो माइकोप्लाज्मा में तो एंटी इफेक्टिव काम करेंगे, वायरसेस में नहीं करेंगे, फंजाई में भी कर देंगे, बैक्टीरिया में भी कर देंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन।
कि इनमें से टू वे कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है। तो लेक्चर जो है ना वो वन वे कम्युनिकेशन है, लेक्चर इज द वन वे कम्युनिकेशन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्रुप डिस्कशन हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, पैनल डिस्कशन हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, सिंपोजियम हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन लेक्चर हमारा टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज एन वन वे कम्युनिकेशन। लेक्चरर आता है, दे जस्ट वांट टू गिव देयर लेक्चर टू देयर ऑडियंस, और वो किसी की सुनेगा नहीं, अपना लेक्चर देगा और चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है सीओपीडी इज बिलीव टू अफेक्ट डैश परसेंटेज ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन। एडल्ट पॉपुलेशन में सीओपीडी कितने कितने परसेंटेज को मतलब बनाए हुए है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ आंकड़ा सीओपीडी का एडल्ट पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, बताइए किसके अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। 20%, 15%, 25% या फिर 10%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कल्चरल ग्रुप दैट स्टेयर्स एट अ फ्लोर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन इज दी। ठीक है, एक ऐसा कल्चरल ग्रुप है जो अपनी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। क्या वो इंडो चाइनीज है, ठीक है, या फिर वो नेटिव अमेरिकन है, या फिर वो एशियंस हैं, या फिर वो एप्लेचियंस हैं। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेटिव अमेरिकन आर दैट टाइप ऑफ कल्चर हु गेट टूगेदर एंड स्टेयर्स एट द फ्लोर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। ठीक है, यस, एप्लाचियंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है व्हाट इज नोन एज पुअर मेंस मीट। पुअर मेंस मीट, ठीक है, जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास अनफॉर्चुनेटली इतना पैसा नहीं है, ठीक है, हाँ, आम आदमी है, उनके लिए जो पुअर मैन मीट है, जिनको उनसे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, वो किससे मिलेगा? मिल्क से, पल्सेस से, फिश से, या फिर एग से। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है बोन चेंजेस एसोसिएटेड विथ एजिंग फ्रीक्वेंटली रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ। कि इन चारों में से किसके लॉस होने की वजह से बोन में चेंजेस देखने को मिलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा? क्या राइट आंसर कैल्शियम होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा, या मैग्नीशियम होगा? अरे ये सब नहीं होंगे, राइट आंसर हमारा कैल्शियम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 48 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम। अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम हो रहा है, इन चारों में से कौन सा इसका एग्जाम्पल हो सकता है? माइग्रेन, हेडेक, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एन एक्सर्वेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, या फिर लो बैक पेन, या फिर सिकल सेल क्राइसिस। राइट आंसर हमारा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है तो उसको अक्सर लो बैक पेन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, यस, लो बैक पेन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द मोस्ट वर्सम एडवर्स इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एपिसोड। कि एपिड्यूरल एपिसोड अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी को एपिड्यूरल दिया गया है तो मोस्ट वर्सम जो है एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? क्या व्यक्ति एस स्टॉल में चला जाएगा? क्या नहीं, एस स्टॉल में अचानक से ऐसे नहीं जाता। ब्रेडिपनिया देखने को मिलेगा, यस, हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलेगा, और टेकिकार्डिया भी देखने को नहीं मिलेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज ब्रेडिपनिया। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट कम होगी पेशेंट की, क्योंकि सिंपल सी बात है, एपिड्यूरल एपिसोड दे रहे हैं तो पेशेंट का जो खुद का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? नम्न पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कैलकुलेट करो पेशेंट का एट्रियल ब्लड प्रेशर व्हेन द ब्लड प्रेशर इज कितना? 110/70। आप कमेंट सेशन में बताइएगा मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, यस, मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? वैसे मैं आपको सिंपल बता दूं, मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास 110 है, ब्रैकेट में हम 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास 70 है, और डिवाइड में हम क्या करेंगे? 3। तो 110 प्लस 7 टू जब 40, 140 डिवाइडेड बाय 3। तो सिंपल सी बात है, अगर हम जब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, 110 को हमें प्लस करना है 140 से, हमारा 250 आएगा, और 250 को हमें डिवाइड कर देना है किससे? 3 से हमें डिवाइड कर देना है। तो हमारा राइट आंसर कुछ 83.3 समथिंग कुछ आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है द नर्सिंग प्रोफेशनल कंप्राइजेज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ एथनिक
और रेशियल माइनॉरिटीज। जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं वो एथनिक और रेशनल माइनॉरिटीज के कितने परसेंटेज को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर सिंपल है 9% है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं आंकड़े, लेकिन रिसेंटली अभी 9% है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है अ प्लूरल एफ्यूजन रिजल्ट इन प्लूरल एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल स्पेस। कि प्लूरल एफ्यूजन किसी व्यक्ति को हुआ है, किसी पेशेंट को हुआ है, ठीक है, और प्लूरल स्पेस में इसका इसका एक्यूमुलेशन होता है। जाहिर सी बात है, हम कितने ml से ज्यादा को प्लूरल एफ्यूजन ग्रसित या सॉरी घोषित कहेंगे। राइट आंसर क्या होगा? 20 ml, 15 ml, 30 ml या 10 ml। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है व्हेन अ पर्सन हैज कॉन्ट्रैक्टेड हंटिंगटन कोरिया हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड डज डेथ यूजुअली अकर। किसी व्यक्ति को अगर हंटिंगटन कोरिया हुआ है तो कितने टाइम के बाद ना व्यक्ति में डेथ जो डेथ है वो देखने को मिलती है। सिंपल क्वेश्चन है, 6 से 12 वीक के बाद में, 1 से 2 साल के बाद में, 10 से 12 साल के बाद में, या नन ऑफ दीज। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड विद पिका। एक बच्चा जो पिका डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, ऊटपटांग चीजें खा रहा है, वो कौन सी डेफिशिएंसी से ग्रसित होता है तभी उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आयरन या फिर कैल्शियम या फिर विटामिन या फिर नन ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, कई बार ऐसे सुना होगा आपने कि कई बच्चों में कैल्शियम की कमी है या आयरन की कमी है, इस वजह से ये होता है। ठीक है ना, ऐसा सुना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि हम प्रायोरिटी किसको दे सकते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आयरन को दे सकते हैं, है ना, या फिर हम कैल्शियम को दे सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज की जगह नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दी अबव आता, ऑल ऑफ दी अबव, तो हम सेलेक्ट करते हैं ऑल ऑफ दी अबव को, क्योंकि जिंक की कमी की वजह से भी देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे प्रायोरिटी नन ऑफ दीज आया है तो प्रायोरिटी हम देंगे आयरन को, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 55 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है द मेजर प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ एम्फाइसीमा। अगर किसी व्यक्ति को एम्फाइसीमा हो रहा है तो मेजर जो प्रेजेंटिंग सिम्टम है वो क्या होगा? क्रॉनिक कफ, ट्रैकिकार्डिया, डिस्निया या विजिंग। देखो विजिंग तो अस्थमा में आएगा, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर एम्फाइसीमा का राइट आंसर क्या होगा? सी, की डिस्निया जो है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जो है पेशेंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है सर्जरी डन टू रिमूव लीजन दैट आर लाइकली टू डेवलप इनटू कैंसर। कैंसर अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उस लीजन को रिमूव करने के लिए जो सर्जरी होती है वो किस में आएगी हमारी? क्या वो हमारी डायग्नोसिस में आएगी, क्या वो पैलेटिव में आएगी, या प्रोफाइलेक्टिव में आएगी, या रिकंस्ट्रक्टिव में आएगी? राइट आंसर हमारा होगा प्रोफाइलेक्टिव के अंदर वो आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है द स्टमक इज एसिडिक एट द पीएच ऑफ अप्रोक्सीमेटली। यार सिंपल क्वेश्चन है, पीएच जो स्टमक का जो पीएच है वो कम ही होगा, 1.0 होगा, 5.0 नहीं, 3.5 नहीं, 7.5 नहीं। ठीक है, राइट आंसर 57 क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है बताओ ऑनसेट ऑफ डेलिरियम ट्रिमर्स। ऑनसेट जो होता है डेलिरियम ट्रिमर्स जब देखने को मिलते हैं कैसे होते हैं? वो अक्यूट होते हैं, सडनली होते हैं, तो सब अक्यूट होते हैं, क्रॉनिक होते हैं, इंसिडियस होते हैं। राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे आया, बोला है म्यूटिज्म कैन बी सीन इन। म्यूटिज्म किस में देखने को मिलता है? अरे सिंपल क्वेश्चन है, हिस्टीरिया में, या फिर कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में, या फिर डिप्रेशन में, या ऑल ऑफ द अबव में। देखिए सिंपल, हिस्टीरिया में भी म्यूटिज्म देखने को मिलता है। कई बार फीमेल्स, मतलब मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में हिस्टीरिया देखने को मिलता है तो वो म्यूटिज्म को अपना लेते हैं। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में भी म्यूटिज्म देखने को मिलता है। पेशेंट जो है लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठा रहता है चुपचाप। डिप्रेशन में भी देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहे हैं कि व्हेन वैक्सीन ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस इज गिवन इम्यूनिटी डेवलप्स इन। जब जापानीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीनेशन दी जाती है तो इम्यूनिटी जो है वो कितने टाइम में डेवलप्ड हो जाती है? 5 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, या 90 दिन में? राइट आंसर आपका होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30 दिन में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है आर्बोरेसेंट मेकिंग ए सीन इन बर्न ड्यू टू। ठीक है, यस, आर्बोरेसेंट बन जाता है कब? जब व्यक्ति को बर्न होता है। वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फॉस्फोरस, या फिर लाइटनिंग, या फिर यूवी रेज। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट दैट इज यूवी रेज। इसका मैं आपको एक साइन दिखा दूंगी, है ना,
नेक्स्ट क्लास में या फिर कम्युनिटी वाले में डाल दूंगी इसका साइन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ड्रग। ठीक है, क्वेश्चन 62 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ड्रग। इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो डिपेंडेंस प्रोड्यूस नहीं करती? कोकेन, एम्फिटामाइंस, अल्कोहल या मॉर्फिन। राइट आंसर अपना होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कोकेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोस्टपार्टम स्टेनिंग जेल फिक्स्ड आफ्टर। ये जो पोस्टपार्टम स्टेनिंग जेल होता है वो कितने समय में फिक्स्ड हो जाता है? 2 से 3 घंटे में, 3 से 4 में, या 6 से 7 में, या 5 से 6 में? ठीक है, राइट आंसर ध्यान रखिएगा, 6 से 7 घंटे में फिक्स्ड होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने बोल रहा है हिपैटिक हेलुसिनेशन किस में ज्यादा देखने को मिलता है? विजुअल हेलुसिनेशन में, ऑल्फैक्टरी में, ऑडिटरी में, या टेक्टाइल में? ठीक है, तो हिपैटिक जो हेलुसिनेशन है ना, वो मोस्टली देखने को मिलता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन में। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम 64 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहे हैं ऑल आर ट्रू अबाउट एम्फिटामाइन साइकोसिस। जो एम्फिटामाइन की वजह से साइकोसिस होता है वो किसकी वजह से नहीं देखने को मिलता? ऑप्शन पहला है सीवियर डिप्रेशन, दूसरा एक्साइटमेंट, तीसरा पैरानॉइड डाइल्यूशन, और चौथा है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। राइट आंसर हमारा होगा सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है द 3D ऑफ नाइसिन डेफिशिएंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। 3D जो है वो नाइसिन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, लेकिन कौन सा देखने को नहीं मिलता? कौन सा देखने को नहीं मिलता? तो याद रखिएगा, डायरिया जो है वो देखने को मिलता है। हाँ, डायरिया देखने को मिलता है, डेलिरियम देखने को नहीं मिलता, डिमेंशिया देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, डेलिरियम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे आओ। बोल रहा है द एक्सेप्टेबल हीमोग्लोबिन लेवल इन प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल एक्सेप्टेबल कहाँ तक है? 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 13 से 15, 10 से 11, या 9 से 10? तो एक्सेप्टेबल तो हमारा ना WHO के अकॉर्डिंग है 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है क्रोमियम फंक्शन इज लिंक्ड टू विच हार्मोन। क्रोमियम जो है वो हमारे कौन से हार्मोन के फंक्शन से लिंक्ड है? राइट आंसर होगा क्या T3 एंड T4 है, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, या टेस्टोस्टेरोन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द IAP ग्रेड 4 माल न्यूट्रिशन द वेट इज बिलो। IAP ग्रेड के अकॉर्डिंग जो ग्रेड 4 के अकॉर्डिंग जो माल न्यूट्रिशन है उसमें वेट कितना, कितने से कम देखने को मिलता है? 50% से कम, 40% से कम, 30% से कम, या 25% से कम? राइट आंसर अपना होगा दैट इज 50% से कम। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है एक्टिव पीरियड ऑफ ह्यूमन ब्रेन ग्रोथ इज कंप्लीटेड बाय द एज ऑफ। ह्यूमन की जो ब्रेन ग्रोथ है वो एक्टिवली कब तक कंप्लीट देखने को मिल जाती है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, या 13 साल? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल। ठीक है, बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव बोला है, एक्टिव पीरियड बोला है। ये ध्यान रखना अगर ऐसा प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डेली विटामिन सी रिक्वायरमेंट इन इन्फेंट। इन्फेंट में विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? 10 mg, 20 mg, 30 mg, या फिर 50 mg? ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा हमारा 30, दैट इज मिलीग्राम। सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है हाइपर विटामिनोसिस डी मैनिफेस्टेड विथ। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन की ज्यादा मात्रा हो गई तो वो क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपोटोनिया, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन नंबर सी, फेलियर टू थ्राइव, या ऑल ऑफ द अबव? सिंपल क्वेश्चन है, वो व्यक्ति में हाइपर विटामिनोसिस डी हो रहा है, विटामिन डी की ज्यादा मात्रा शरीर में हो रही है, तो वो कॉन्स्टिपेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है अ चाइल्ड ऑफ 5 years इज सेड टू हैव एनीमिया इफ हीमोग्लोबिन इज बिलो। अगर किसी बच्चे को जो 5 साल का है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होगी जब हम उस बच्चे को एनीमिया कहेंगे? 14 ग्राम, 12 ग्राम, 11 ग्राम, या 10 ग्राम? ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा 11 ग्राम, 11। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें बोल रहा है हेम्पास टेस्ट इज पॉजिटिव इन। हेम्पास जो टेस्ट है वो किस में पॉजिटिव देखने को मिलता है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। नाम पूछ रहा है, बताना है किस में होता है। क्या है वो? स्पेरोसाइटोसिस में होता है, सिकल सेल डिजीज में होता है, डिस एरिथ्रोपोइसिस में होता है, या थैलेसीमिया में होता है? राइट आंसर होगा हमारा डिस एरिथ्रोपोइसिस में देखने को मिलता है। फीटस में हीमोग्लोबिन कैसा कैसा होता है? जैसे कि हमारा ह्यूमन एडल्ट में होता है अल्फा टू बीटा टू, ठीक है। तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, बच्चे के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा होता है हमारे दैट इज अल्फा टू और बीटा टू, ठीक है। तो बच्चे में कौन सा होगा? बच्चे में कौन सा होगा? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये। आप ये क्वेश्चन जो है ना, ये नॉर्सेट में भी पूछा गया है कि फीटल हीमोग्लोबिन चेन, फीटल हीमोग्लोबिन की जो चेन्स है वो कौन सी होती है? वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि फीटल हीमोग्लोबिन को हम दर्शाते हैं हीमोग्लोबिन एफ के नाम से, हीमोग्लोबिन एफ के नाम से, जिसमें दो चेन होती हैं, अल्फा टू होती है और अल्फा टू होती है और गामा टू होती है, ठीक है। यस, गामा टू होती है, गामा टू। और एडल्ट में होती है अल्फा टू और बीटा टू, अल्फा टू और बीटा टू। तो गामा टू जो है वो हमारा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का, ठीक है। अल्फा टू एंड दैट इज गामा टू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी अल्फा टू गामा टू किसकी हो गई? एडल्ट फीटस की। ये तो हमारी फीटस की हो गई। और अल्फा टू और बीटा टू जो है ये हमारी किसकी हो गई? ये हमारी एडल्ट की हो गई, एडल्ट की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है रिडक्शन ऑफ स्लीप इन अक्यूट सिजोफ्रेनिया ब्रेकडाउन इज मोस्टली इन। कि स्लीप की कमी कौन से स्टेज में देखने को मिलती है जब कोई व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है? स्टेज वन, स्टेज वन रैम स्लीप, स्टेज टू में, स्टेज थ्री में, या स्टेज फोर में? राइट आंसर होगा स्टेज फोर में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है बताइए फैलोपियन ट्यूब किस एपिथेलियम से लाइंड होती है? कॉल्यूमनार से, स्ट्रेटेड से, सीलिएटेड से, या स्क्वैमस से? तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट होगा सीलिएटेड। इस सीलिएटेड की वजह से जो ओवम है जो नॉन मोटाइल होता है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंच पाता है, ठीक है ना। या पहले मतलब फर्टिलाइजेशन होगा देन उसके बाद में यूट्रस तक पहुंच पाएगा, है ना। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा तो मतलब एम्पुला तक पहुंचने के लिए भी तो सीलिए की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिलेशनशिप इज मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोटिक इलनेस। इनमें से ऐसा कौन सा सेट ऑफ रिलेशनशिप है जो मोस्ट लाइकली न्यूरोटिक इलनेस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिबलिंग्स, पेरेंट चाइल्ड, फीमेल मेल, या एक्सटेंडेड फैमिली? ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पेरेंट एंड चाइल्ड। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, सही शिक्षा देना पेरेंट्स का जिम्मेदारी है और उस शिक्षा पे सही तरीके से चलना बच्चे की जिम्मेदारी है। तो न्यूरोटिक इलनेस जो है वो मोस्ट कॉमनली पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में डिस्टर्बेंसेस से देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट ऑफ आईक्यू बिलो विच मेंटल रिटार्डेशन बिगिन। कि कितने आईक्यू से कम होने से एमआर का जो स्टेटमेंट मतलब एमआर का जो बिगिनिंग है, स्टैब्लिशमेंट है, वो देखने को मिलेगा जब आईक्यू 90 होगा, 70 होगा, 50 होगा, या फिर 20 होगा। राइट आंसर डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दैट इज 70। ठीक, चलिए इस प्रकार के एमसीक्यू आपने देखे नहीं होंगे तो ये सीधे एमसीक्यूज है, कई बार इस प्रकार से ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलुसिनेशन किसमें देखने को मिलता है? सिंपल क्वेश्चन, हेलुसिनेशन हमारा साइकोटिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइट ऑफ आइडिया इज, फ्लाइट ऑफ आइडिया हम किसको बोलेंगे? फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब क्या होगा? मतलब क्या होता है कि एक आइडिया खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आइडिया चालू हो गया, फिर तीसरा चालू हो गया, तो किसको बोलेंगे? कॉपियस, कोहेरेंट, लॉजिकल स्पीच को। लॉजिकल स्पीच इसमें होगी नहीं। वॉलेबल स्पीच या फिर डिफिकल्ट टू इंटरप्ट या फिर वर्ड सिमिलर इन साउंड दैट इज नो मीनिंग, नहीं इसको भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है रैपिड स्पीच इन विच देयर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है थेरेपीज फॉर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूड। जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है? ग्रुप साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, या बायोफीडबैक थेरेपी, या ऑल ऑफ दी अबव? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा कि साइकोसोमैटिक थेरेपी में देखिए ग्रुप साइकोथेरेपी भी दी जाती है, फैमिली थेरेपी भी दी जाती है, बायोफीडबैक थेरेपी भी दी जाती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज hypnagogic एंड hypnopompic hallucination are most commonly seen in। देखिए इस प्रकार के हेलुसिनेशन भी होते हैं, ये किस में देखने को मिलते हैं? नॉर्मल इंडिविजुअल में, सिजोफ्रेनिया में, या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, या डिप्रेशन में, या फिर डिप्रेशन में। तो याद रखिएगा ये देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पे आए। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट ऑफ स्टरिंग ऑफ डिस्कनेक्टेड वर्ड्स विथ नो लॉजिकल फॉर्म। ठीक है, मतलब वर्ड्स में कोई लॉजिक ही नहीं है ना? तो वो किसको बोलेंगे? वर्ड सलाद को बोलेंगे, या फिर फ्लाइट ऑफ स्पीच को बोलेंगे, या फिर नाइट मूव्स को बोलेंगे, या फिर थॉट ब्लॉकिंग्स को बोलेंगे। ठीक है, थॉट ब्लॉकिंग्स को बोलेंगे, या फिर वो थॉट ब्लॉकिंग्स को बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा वर्ड सलाद। जब मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स हो जाए तब वहां पे वर्ड्स का कोई लॉजिक नहीं होता, तो लॉजिक होना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पे आए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है द टर्म अफेक्ट कैन बेस्ट टू बी यूज टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ऐसी कौन सी टर्म है जो अफेक्ट करेगी कैन बेस्ट टू यूज रिप्लेस? ठीक है, तो एक्साइटमेंट, परसेप्शन, मून, या फिर वॉल्यूशन। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी, और सॉरी सी, मून। ठीक है, मून एक ऐसी वोकैबुलरी है जो रिप्लेसमेंट को दर्शाती है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है न्यूरोटिक पेशेंट यूज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म टू रिड्यूस। न्यूरोटिक पेशेंट जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज में लेते हैं किसको रिड्यूस करने के लिए? किसको रिड्यूस करने के लिए? फियर को, अनहैप्पीनेस को, एंजाइटी को, या एक्साइटमेंट को? सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा एंजाइटी होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा एंजाइटी होगा। एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर है ओसीडी। ओसीडी में बच्चा जो है बार बार अपने हाथ धो रहा है, उसको लग रहा है कि उसके हाथ में जर्म्स हैं, तो जर्म्स से वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, तो एंजाइटी की वजह से वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज में ले रहा है। कौन सी? डिनाइल। डिनाइल, वो कह रहा है मैंने तो हाथ धोए नहीं, मैंने नहीं धोए हाथ। वो बार बार हाथ धो रहा है फिर भी कह रहा है मैंने नहीं धोए हाथ, नहीं धोए मैंने हाथ, अरे मैंने हाथ नहीं धोए, ऐसे बोल रहा है। तो मतलब वो उसने क्या किया, वो मना कर रहा है कि मैंने हाथ ही नहीं धोए हैं। ठीक है ना, मना कर रहा है, लेकिन उसने यूज में क्या लिया? डिफेंस मैकेनिज्म। क्यों यूज में लिया? उसको एंजाइटी हो रही है कि उसके हाथों में जर्म्स है। और कौन सा डिसऑर्डर है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है व्हेन इज एपिलेप्सी फर्स्ट मोस्ट लाइकली टू अकर। एपिलेप्सी अगर किसी को होनी है तो सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है? चाइल्डहुड में, एडोलसेंट में, मिडिल एज में, या ओल्ड एज में? या फिर ओल्ड एज में। याद रखिएगा चाइल्डहुड में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड आंकड़ा है ये। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है रेई सिंड्रोम फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद। जो रेई सिंड्रोम बच्चे को देखने को मिलता है इन्फ्लुएंजा की वजह से, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, या ऑल ऑफ दी अबव? राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाइप बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजोरिटी ऑफ दोज हु यूज डे हॉस्पिटल लिव इन। ठीक है, ठीक है, मतलब एक दिन के लिए जो पेशेंट रुकने आते हैं हॉस्पिटल में, वो मेजोरिटी कौन से होंगे? शेल्टर्ड अकोमोडेशन वाले, हॉस्पिटल वाले, देयर ओन होम्स, खुद के जिनके घर हैं वो एक दिन के लिए आएंगे, यही राइट आंसर होगा। या मेंटल आफ्टर केयर हॉस्पिटल? नो। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट साइकोट्रोपिक ड्रग टू बी यूज इन सीजोफ्रेनिया। सबसे पहली, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट साइकोट्रोपिक ड्रग यूज इन सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में सबसे पहली ड्रग कौन सी यूज में ली गई? क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, या फिर फीमोजाइड, पीमोजाइड, ठीक है, या फिर रिसर्पिन, या फिर हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल, इसका आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको आई थिंक इसका आंसर आता होगा, ये मैं अभी आंसर नहीं बता रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में आए। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है द टर्म डबल बाइंडिंग रेफर्स टू अ पर्सन। ऐसा टर्म जो डबल बाइंडिंग को बताता है किसी व्यक्ति को, वो किसको बोलेंगे? वर्बली स्टेट ऑन थिंग्स एंड नॉन वर्बली स्टेट्स द अपोजिट। ये नॉन वर्बली और वर्बली स्टेट द सेम थिंग, या रेजेस हिज वॉइस वाइल रिप्रमाइंडिंग समवन, या फिर री इन्फोर्सेस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। राइट आंसर होगा कि डबल बाइंडिंग रेफर बोला जाता है वर्बली स्टेट और ऑन थिंग्स, और नॉन वर्बल स्टेट द अपोजिट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग या फार्माकोलॉजी आप बोल सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कॉज अ नर्स टू
टू ओमिट अ डोज ऑफ डिगॉक्सिन, मतलब डिगॉक्सिन की दवाई को रोक दे जब इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको देखने को मिले: अ ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80, या फिर अ पल्स ऑफ 90, या फिर अ पल्स ऑफ 56, या फिर अ ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90। ठीक है, तो याद रखिएगा डिगॉक्सिन जो है वो हार्ट रेट को कम करती है, जो अगर हार्ट रेट 56 पे आ गई है तो हमें डिगॉक्सिन को रोक देना है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे आओ। विब्रो कोलेरा किसने डिस्कवर्ड किया? सिंपल क्वेश्चन है, कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपके आज का ये जो सेट मैंने बनाया है 100 एमसीक्यू का, ये आरआरबी के लिए भी बहुत अच्छा एक आपके लिए बहुत अच्छी क्लास है। आप इसको बहुत कम समय में आप क्विकली देख सकते हैं। तो विब्रियो कॉलेरा किसने डिस्कवर्ड किया है? विब्रियो कॉलेरा हमारा डिस्कवर्ड किया है कॉच ने, मैनकॉफ ने, जॉन स्नो ने और वर्चो ने नहीं किया। लेप्रोसी कैसे स्प्रेड होती है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या ड्रॉपलेट से, या इंजेक्शन से? तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा होगा ड्रॉपलेट स्प्रेड से लेप्रोसी जो है वो क्या होती है? स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले द मोस्ट कॉमन नॉन इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन इन द यूनाइटेड स्टेट। इन यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में, इन नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती कौन सी है? वो इटालियन, जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश? ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा स्पेनिश। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा स्पेनिश। 95 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, जो 96 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है फॉलोइंग इज द मार्कर ऑफ HIV इन्फेक्शन ऑफ एग। ठीक है, फॉलोइंग इज द मार्कर ऑफ HIV इन्फेक्शन ऑफ एग्स। क्या होगा वो? ट्राइचूरियाज, ड्रैकनकुलोसिस, हाइडेटिसिस, या फिर स्टोनाइलॉइड्स? ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा दैट इज 96 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहे हैं बॉम्बेसिन इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर। जो बॉम्बेसियन है वो ट्यूमर मार्कर किसका देखने को मिलता है? मल्टीपल माइलोमा का, लंग कैंसर का, गोनेडल कैंसर का, या ब्रेस्ट कैंसर का? राइट आंसर होगा लंग कैंसर में देखने को मिलता है बॉम्बेसियन ट्यूमर मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डबल राइज ऑफ टेम्परेचर 24 आवर। ठीक है, 24 आवर में 2 बार डबल राइज हो रहा है टेम्परेचर, किस में देखने को मिलता है? काला आजार में, मलेरिया में, टीबी में, या हॉटकिंस में? सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। काला आजार में। नेक्स्ट आ रहा है सेमिनल स्मेल कल्चर में देखने को मिलती है किस में? राइट आंसर हमारा होगा प्रोटियाज में। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट बॉट्यूलिज्म। तो बॉट्यूलिज्म का ट्रू अबाउट कौन सा नहीं है? असेंडिंग पैरालिसिस, कॉन्स्टिपेशन, एग्रीवेटेड टेंडन रिफ्लेक्स, या नो फीवर? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये 100 एमसीक्यू आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप क्लास से बने रहें और क्लासेस को जरूर देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और फीडबैक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय